हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आपका मेरे चैनल क्राइम स्टूडियोज में। 1970 में एक यंग अमेरिकन आदमी टर्की गया। उसका एक स्पेशल प्लान था, लेकिन जब वो वापस आ रहा था पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। शुरू में उसने भागने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन फिर उसको एक शॉक करने वाली न्यूज़ मिली। ये न्यूज़ सुनकर उसने सोचा कि वो जेल से ज़रूर भागेगा। भागने के लिए उसने जो आइडिया यूज़ किया वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी था। ये रियल स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड टर्न्स हैं जो आपको शॉक कर देंगे। सो आराम से बैठिए, क्योंकि आप इसको मिस नहीं करना चाहोगे। आज की हमारी स्टोरी है बिली हाइस नाम के एक अमेरिकन आदमी के बारे में। बिली हाइस की स्टोरी उसकी यंग एज से स्टार्ट होती है। उस टाइम बिली ने अपनी लाइफ में पहली बार हशीश ट्राई किया। पहला पफ लेते ही उसको लगा कि वो हशीश का बहुत बड़ा दीवाना हो चुका है और वो हमेशा उसको पीने लगा। ये हमको 1967 में ले जाता है। उस टाइम वो 20 साल का था और उसका पैट्रिक नाम का एक क्लोज फ्रेंड था। पैट्रिक राइटर था, सपने देखता था और बहुत इमेजिन करने वाला आदमी था। बिली और पैट्रिक की हॉबीज और सोच सेम थी, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड बन गए थे। बिली उस टाइम कॉलेज में पढ़ रहा था। उसने 1967 में, जब वो 20 साल का था, वो कॉलेज छोड़ने का डिसाइड करता है। उसको पढ़ाई अब बोरिंग लगने लगी थी और उसके हिसाब से वो फ्री होकर दुनिया देखना चाहता था, इसीलिए उसने कॉलेज छोड़ दिया। उस टाइम उससे थोड़े पैसे चाहिए थे, इसीलिए उसको एक लोकल हॉस्पिटल में हेल्पर की जॉब मिल गई। वो नॉर्मल सैलरी पर एक सिंपल हेल्पर का काम कर रहा था। एक बार हॉस्पिटल से जाते हुए वो एक रूम के पास से गुजरता है। एक आदमी का पैर टूटा हुआ था। उस टाइम फ्रैक्चर पर प्लास्टर लगाने का नॉर्मल तरीका ये था कि प्लास्टर पाउडर वाली पट्टी को एक रोल लगाया जाता था, उसको पानी से गीला करते थे और उसको पेशेंट के पैर पर लेयर में बांध देते थे। इसके बाद प्लास्टर हार्ड होना शुरू हो जाता था और पैर को अपनी जगह पर रखने के लिए टाइट हो जाता था। जब बिली ने ये तरीका देखा तो उसने सोचा कि ये तो इजी है और वो खुद भी कर सकता है, तो ये बात उसके माइंड में फिक्स हो गई। थोड़े टाइम बाद बिली का एक फ्रेंड टर्की से वापस आया। वो इस्तांबुल गया था और हशीश के छोटे छोटे पैकेट लेकर आया था। उस टाइम बिली और उसके सारे फ्रेंड्स हशीश पीते थे, इसीलिए जब बिली ने टर्कीश हशीश टेस्ट किया तो उसको तुरंत डिफरेंस फील हुआ। ये अमेरिका में मिलने वाली क्वालिटी से बहुत अच्छी क्वालिटी का था। बिली ने अपने फ्रेंड से पूछा कि उसे हशीश कहाँ मिलेगी और टर्की में उसके साथ क्या हुआ। उसके फ्रेंड ने उसे बताया कि इस्तांबुल के रोड पर हशीश ओपनली बिकते हैं और कोई भी इजीली ले सकता है, इसीलिए उन्होंने थोड़ी खरीदी। उसको अपने बैग में ऐसे रखा जैसे कुछ नहीं है। प्लेन में बैठते ही वो वापस अमेरिका आ गया। उस टाइम प्लेन से ट्रैवल करना बहुत नॉर्मल बात थी, जैसे बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना। वहाँ कोई भी बहुत ज़्यादा चेकिंग नहीं होती थी और लोग इजीली गैर कानूनी चीज़ें प्लेन में छिपाकर ले जाते थे। इसी वजह से प्लेन हाईजैक की घटनाएं होती थी। लोग प्लेन पर वेपन्स भी छिपाकर ले जा सकते थे, इसीलिए प्लेन में थोड़ी सी हशीश छिपाकर ले जाना सबसे इजी कामों में से एक था। इसीलिए जब बिली को ये इन्फॉर्मेशन मिली और पता चला कि अच्छी क्वालिटी वाली टर्कीश हशीश इस्तांबुल में इजीली मिल जाती है, तो उसने सोचा क्यों ना मैं खुद ऐसा करूं, मैं इस्तांबुल जाकर थोड़ी हशीश क्यों ना खरीद लूं। उसने इस आइडिया को हॉस्पिटल में देखी गई प्लास्टर से कनेक्ट किया। उसने दोनों आइडिया को साथ में रखा, इस्तांबुल से हशीश लाने का आइडिया और अपने पैर पर प्लास्टर बांधकर उसके अंदर हशीश छिपाकर ले जाने का आइडिया। बिली बोलता है कि उसका मेन एम पैसा कमाना नहीं है, उसका एम तो एडवेंचर करना था। वो अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहता था, स्पेशली कॉलेज छोड़ने के बाद। 1969 में जब वो 22 साल का था, बिली ने अपनी पहली ट्रिप इस्तांबुल टर्की की। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकला, सबसे पहले उसकी नज़र टैक्सी ड्राइवर पर पड़ी। उसने एक यंग आदमी को देखा और उसने इस्तांबुल के फेमस ओल्ड एरिया सुल्ताना मेट के बारे में पूछा। टैक्सी ड्राइवर को तुरंत पता चल गया कि बिली एक्चुअली क्या ढूंढ रहा है और उसने उससे पूछा, हशीश। टैक्सी ड्राइवर नॉर्मली टूरिस्ट को देखकर ही जान जाता था कि वो क्या चाहते हैं और बिली का फेस और बात करने का तरीका से ड्राइवर को पता चल जाता है कि वो अमेरिकन है और वो खास किसी तलाश में आया है। बिली ने आंसर दिया, हाँ हशीश। तो ड्राइवर ने उसे कहा चलो, और बिली टैक्सी में बैठ गया। ड्राइवर बिली को उसके घर ले गया। बिली वहीं रुका। उन्होंने उसे चाय और टर्कीश फूड दिया
उसने ड्राइवर के बच्चों के साथ खेला और उसकी वाइफ और उसकी फैमिली से भी मिला। बाद में ड्राइवर थोड़ी हशीश लेकर वापस आया और बिली को उसको ट्राई करने दिया और पहला पफ लेते ही बिली को पता चल गया कि वो इसी के लिए आया है, टॉप क्वालिटी माल। फिर ड्राइवर ने उसे पूछा कि उसे कितनी चाहिए। बिली ने कहा अगर तुम्हारे पास है तो 1 या 2 किलो। ड्राइवर ने कहा ओके और चला गया। फिर 2 किलो लेकर वापस आ गया। उसने कहा इसका प्राइस $300 होगा। ऑफ कोर्स उस टाइम $300 कोई छोटा अमाउंट नहीं था, ये आज लगभग $1500 का क्वालिटी होगा। फिर भी एक बहुत ही अच्छा डील था, 2 किलो हशीश के लिए बहुत ही सस्ता। इसीलिए बिली ने हैप्पीली $300 पे किए, 2 किलो वेट अपने साथ लिया और उस होटल की तरफ चल पड़ा जिसको उसने पहले से बुक किया था। बिली अपने साथ वो मटेरियल लाया था जिसको यूज़ करके वो अपने पैर पर प्लास्टर बनाने वाला था। वो प्लास्टर की पट्टी और दूसरे सामान लेकर आया था, इसीलिए उन्होंने तुरंत इस पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने चरस के बैग को अपने पैर पर चिपकाने के लिए स्टिकी टेप यूज़ किया। वो बैग पर बार बार टेप लगाता रहा ताकि ये श्योर हो सके कि वो टाइटली चिपक गए हैं। उसको ये श्योर करना था कि वो हिले नहीं। फिर वो दूसरे स्टेप पर गया जहाँ उसके पैर पर प्लास्टर लगाना था। उन्होंने प्लास्टर की पट्टी को लेकर पानी में डुबो दिया और भिगोने के बाद उन्हें अपने पैर के चारों तरफ लेयर में लपेटना शुरू कर दिया। आइडिया ये था कि जब प्लास्टर हार्ड हो जाएगा तो वो चरस के बैग्स को उनके पैर पर और भी टाइटली होल्ड करेंगे। जब बिली ने प्लास्टर सेट करना फिनिश कर दिया तो उसने होटल में ही रात बिताई। अगली मॉर्निंग उन्होंने प्लास्टर को चेक किया और पाया कि प्लास्टर अच्छी तरीके से हार्ड हो गया है और टाइटली लगा हुआ है। इसी के साथ ही वापस जाने के लिए सब कुछ रेडी हो गया। बिली होटल से निकला और टैक्सी लेकर एयरपोर्ट के लिए चला गया। उसके पैर में प्लास्टर लगा हुआ था और उसे लंगड़े की एक्टिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। प्लास्टर इतना हैवी और बड़ा था और सब कुछ उसके अंदर ऐसे चिपका हुआ था कि वो चाहे या ना चाहे उसको लंगड़ा कर ही चलना पड़ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सचमुच में लंगड़ा है। जब बिली एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के लिए पहुंचा तो उसने अपने पासपोर्ट दिए और चेक के लिए रेडी हो गया, क्योंकि अगर उसको चेक करना पड़ा तो वो सेफ था। एक्चुअली ऑफिसर ने उसके बैग्स लिए और क्विकली उनमें चेक करना शुरू किया। उन्होंने थोड़ी देर अंदर देखने के बाद बिली को कहा कि आप जा सकते हो। एग्जैक्टली ऐसे ही बिली एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक से गुजर गया और अपने पैर में 2 किलो हशीश बांधकर प्लेन में चढ़ गया। प्लेन न्यूयॉर्क के JF के एयरपोर्ट पर उतरा। वो प्लेन से उतरा और यहीं से उसको डर लगने लगा। वो जानता था कि अगर वो इतने सारे हशीश के साथ पकड़ा गया तो उसको जेल जाना पड़ेगा। बिली ने अपना लगेज बांधकर बेल्ट से उठाया और बिना किसी प्रॉब्लम के कस्टम और सिक्योरिटी चेक से पार हो गया। वो एग्जिट गेट की तरफ चलने लगा। अब तक तो सब कुछ स्मूथली चल रहा था, लेकिन फिर वो प्रॉब्लम आई जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। चलते टाइम बिली को फील हुआ कि उसका प्लास्टर के पीसेस ज़मीन पर गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्लास्टर टूट रहा हो और हर स्टेप के साथ वो अपने पीछे निशान छोड़ता जा रहा था। प्लास्टर के पीसेस टूटकर फ्लोर पर गिर रहे थे। सबसे पॉसिबल रीज़न ये था कि प्लास्टर के अंदर चिपकाए गए हशीश के बैग्स की वजह से अंदर पसीना बन रहा था, जिससे पट्टियाँ और प्लास्टर ठीक से सेट नहीं हो पा रहे थे या आसपास में जुड़ नहीं पा रहे थे। तभी बिली को डर लगने लगता है। उसे ऐसा फील हुआ कि कोई ऑफिसर या सिक्योरिटी एजेंट उसे पकड़ सकता है और उसके प्लास्टर को खोलकर चेक कर सकता है। इसीलिए एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए वो तेज चलने की कोशिश करता है, लेकिन वो जितना तेज चलता प्लास्टर उतना ही ज़्यादा टूटकर बिखर जाता। इससे पूरे एडवेंचर में ये उसके लिए सबसे ज़्यादा डरने की बात थी। लेकिन लकीली किसी ने इस पर नोटिस नहीं किया, किसी ने उसको रोका नहीं और वो बिना किसी प्रॉब्लम के एयरपोर्ट से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। उसका प्लान काम कर गया और वो 2 किलो हशीश लेकर अमेरिका पहुंच गया और उस मोमेंट को उसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हुआ। वो अपने आप को दुनिया का सबसे स्मार्ट आदमी फील कर रहा था, क्योंकि उसने प्लान बनाया था, उसको किया था और वो जीत भी गया था। टर्की से वापस आने के तुरंत बाद
बिली ने अपने साथ लाए गए हशीश को छोटे छोटे पार्ट्स में बेचना शुरू कर दिया। प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा था और मार्केट में उसकी बहुत डिमांड थी। सबसे पहले उन्होंने इसको अपने फ्रेंड्स को बेचा, फिर उसके फ्रेंड्स ने अपने जान पहचान वालों को। धीरे धीरे और कस्टमर्स आने लगे। हर किसी को वो हशीश बहुत पसंद आया और वो तब तक उसे बेचता रहा जब तक वो ख़त्म ना हो गए। केवल एक हफ्ते में उसने पूरा स्टॉक फिनिश कर दिया और ये जान लो उसने 2 किलो हशीश $300 में ख़रीदा था और उसको $5000 में बेच दिया। ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर हम आज इस पैसे के हिसाब से देखते हैं तो ये $30,000 के करीब है। लेकिन क्योंकि बिली काफ़ी टाइम से ब्रोक था, इसीलिए जब उसके पास सडनली इतने पैसे आए तो उसने उसको कुछ ही मंथ्स में पार्टी करके, ट्रैवल करके और फन में उड़ा दिए। और जब पैसे ख़त्म हो गए तो उसने कहा ओके, दूसरी ट्रिप का टाइम हो गया है। पहली ट्रिप सक्सेसफुल रही तो फिर से क्यों ना करें। उसी ईयर 1969 के अक्टूबर में बिली एक बार फिर इस्तांबुल लौटा। वहाँ वो अपने फ्रेंड टैक्सी ड्राइवर से मिला। उन्होंने एक दूसरे को हेलो बोला और सीधा ड्राइवर के घर चले गए। बिली ने फिर से उसे 2 किलो हशीश खरीदा। पहले बिली और खरीदने के बारे में सोचा, लेकिन ऑब्वियसली जितना ज़्यादा वो खरीदेगा छिपा कर ले जाना उतना ही डिफ़िकल्ट होगा। इसीलिए उसने सेफ खेलने का डिसाइड किया। कोई रिस्क नहीं लिया और सिर्फ 2 किलो साथ रख रहा था। लेकिन इस बार वो पहले वाले तरीका को यूज़ नहीं करना चाहता था। बिली ने एक नया तरीका ट्राई करने का डिसाइड किया। उसने हशीश के बैग्स को अपने पेट और चेस्ट के चारों तरफ टेप से चिपकाया। फिर उसके ऊपर एक ढीला विंटर कोट पहना। बिली पतला था, इसीलिए टेप लगने के बाद भी अपने बॉडी पर हशीश बांधकर कोट पहना था, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल लग रहा था। ऐसा उसे देखकर नहीं लग रहा था जैसे अंदर उसने कुछ छुपाया हो। ऑफ कोर्स वो थोड़ा नॉर्मल था, लेकिन उसने फिर भी अपनी प्लान को पूरा करने का डिसाइड किया। वो एयरपोर्ट की तरफ चला गया और पिछली बार की तरह ही उसे बैग्स के लिए हल्का चेक किया गया और उसको जाने के लिए बोल दिया गया। किसी ने उसके कपड़ों को चेक नहीं किया और किसी को भी डाउट नहीं हुआ। वो अपने बॉडी पर हशीश चिपका कर ले जा रहा था। उस टाइम एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बहुत ही लूज थी। कोई स्कैनर या एक्सरे मशीन नहीं थी और कोई भी एक्चुअली लोगों के कपड़े या बॉडी को चेक नहीं करता था। बिली प्लेन में बैठता है और फिर से न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। एक बार फिर वो बिना किसी चेक के सिक्योरिटी और कस्टम के पार हो गया। उसने जो हशीश लाया था उसे बेच दिया और इस बार उसने प्राइस भी बढ़ा दिया था और ज़्यादा पैसे कमाए। अगले कुछ महीनों तक उसने जो पैसे कमाए उसी से गुजारा किया, लेकिन 6 महीनों के बाद पैसे फिर से ख़त्म हो गए। अप्रैल 1970 में बिली ने इस्तांबुल की अपनी तीसरी ट्रिप की प्लानिंग शुरू कर दी। पहले की तरह उसने 2 किलो हशीश चिपका कर ले गया और अपने कस्टमर को बेचने के लिए न्यूयॉर्क वापस ले आया। फिर से वो सक्सेसफुल हो गया। अब उसे इस स्मगलिंग के काम में पूरा भरोसा हो चुका था। ये उसकी इनकम का मेन सोर्स और जीने का तरीका बन चुका था। जब भी उसके पास पैसे ख़त्म हो जाते वो इस्तांबुल वापस चला जाता और 2 किलो हशीश की स्मगलिंग करता और उसे बेच देता। लेकिन इस्तांबुल की अपनी तीसरी और चौथी यात्रा के बीच मिडल ईस्ट में कई बड़ी घटनाएं हुई। खास तौर पर सितंबर 1970 में। उस पर्टिकुलर मंथ को बाद में अरब्स ने ब्लैक सितंबर नाम दिया। ये वाकया अपने नाम के अनुरूप था। सैड इंसिडेंट्स हुए, खास तौर पर जॉर्डन और पैलेस्टीन रीजन में। हम उन घटनाओं को डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन हमारी स्टोरी के लिए जो रिलेवेंट है वो ये है कि इस दौरान आर्म्ड ग्रुप्स ने कई हवाई जगहों को हाईजैक किया, उन्हें डेजर्ट में उतार दिया और कैमरास के सामने उन्हें ब्लो अप कर दिया। ऑफ कोर्स विमान खाली थे, उसमें कोई पैसेंजर्स नहीं थे, लेकिन पॉइंट ये है कि उस पीरियड के दौरान मिडल ईस्ट में सिक्योरिटी खास तौर पर इस पीरियड के अराउंड बहुत अनस्टेबल थी। बढ़ती हुई हाईजैकिंग और लोगों के विमान में वेपन स्मगल करने के साथ एयरपोर्ट सिक्योरिटी टाइट होने लगी। बिली जानता था कि उसकी अगली यात्रा होगी ज़्यादा रिस्की। ऑफ कोर्स टर्की और इस्तांबुल डायरेक्ट इवेंट्स में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन वो फिर भी उस रीजन के पार्ट थे।
और इस बात की पॉसिबिलिटी थी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। फिर भी बिली को भरोसा था, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस था। वो पहले ही 3 बार ऐसा कर चुका था, इसीलिए उसे ज़्यादा यकीन था कि वो चौथी बार ऐसा कर सकता है। उसके ईगो ने उसे अंदर कर दिया, इसीलिए उसने आगे बढ़कर वही किया। वो अपने दोस्त टैक्सी ड्राइवर से मिला, उसके घर गया, 2 किलो हशीश उठाए और उसे अपनी बॉडी पर चिपका कर, लूज कपड़े पहनकर और एक बार फिर एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ा। वापस फ्लाइट पकड़ने के लिए रेडी हो गया। ऑफ कोर्स इस बार बिली ज़्यादा कॉन्शियस था और एक्टिंग कर रहा था कि उसने कुछ भी अपने बॉडी में नहीं छुपाया है। तो सबसे पहले उसने पीछे खड़े होकर दूर से देखा, सिक्योरिटी और कस्टम गुजर रहे थे, लोगों को चेक कर रहे थे। सिक्योरिटी पर्सन्स यात्रियों के बैग को क्विकली चेकिंग कर रहे थे और उन्हें जाने दे रहे थे। किसी की भी बॉडी को चेक नहीं किया जा रहा था और उनके कपड़ों को तो बिल्कुल नहीं देखा जा रहा था। इसीलिए बिली ने एज्यूम किया कि सब कुछ ठीक है। वो हर बार की तरह नॉर्मली बिहेव करने लगा और वहाँ से गुजरने लगा। वो कस्टम में गया, उन्हें अपना पासपोर्ट और बैग हैंड ओवर किया, उन्हें पासपोर्ट पर स्टैम्प किया और उसके लगेज की थोड़ी देर तक जांच की। अदर पैसेंजर्स की तरह बिली को भी विमान में जाने दिया गया। बिली बहुत खुश हो गया। सब कुछ हमेशा की तरह स्मूथली चल रहा था, लेकिन सिक्योरिटी और इंस्पेक्शन से गुजरने के बाद उन्हें बस में बिठाया गया जो उन्हें विमान तक ले जाने के लिए थी। बिली को ये थोड़ा स्ट्रेंज लगा, क्योंकि जनरली वो डायरेक्ट पैसेंजर को ब्रिज से विमान में चढ़ा देते थे, जो टर्मिनल को डायरेक्ट विमान से कनेक्ट करता था। लेकिन इस बार उन्होंने बस से उन्हें ले जाने का डिसाइड किया। बिली ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। आफ्टर ऑल बस से विमान तक जाना अब आसान हो चुका था। लेकिन जब वो रास्ते में था तो एक ओल्ड लेडी उसके बगल में आके बैठ गई और अपनी लाइफ, अपने बेटे और यहाँ वहाँ की बातें करने लगी। बिली ने सर हिलाया और उसे सुनने का प्रिटेंड किया, भले ही उसे एक्चुअली परवाह नहीं थी कि वो क्या कह रही है। लेकिन जैसे ही बस विमान के करीब पहुंची तभी उसे झटका लगा, कुछ ऐसा जो बिली ने कभी नहीं देखा था। बिली ने जब बस की विंडो से बाहर देखा तो वो विमान की स्टेयर के सामने खड़े कई सोल्जर्स और ऑफिसर्स को देखकर हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था कि वो यात्रियों को चढ़ने से पहले उनकी तलाशी लेने की प्लानिंग कर रहे हों। बिली को रियलाइज होने लगा कि क्या हो रहा है। सोल्जर्स ये नहीं चाहते थे कि कोई वेपन या बॉम्ब विमान के अंदर लेकर जाए। बिली के लिए ये वर्स्ट केस सिनेरियो था, जिसकी उसने कभी एक्सपेक्ट किया था। अगर तलाशी एयरपोर्ट के गेट पर होती तो वो उसे दूर से ही देख सकता था और पीछे हो सकता था। लेकिन अब चेकिंग विमान के डोर पर थी और वो पहले से ही अदर पैसेंजर्स के साथ बस में था। वापस लौटने के लिए बहुत लेट हो चुका था। श्योर इनफ बस रुकी और यात्री एक एक करके उतरने लगे। बिली अपनी सीट पर फ्रीज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसके माइंड में एक ही सिचुएशन आया कि किसी तरीके से बस में ही रहे, शायद वापस चला जाए। उसके माइंड में ये आइडिया आया कि वो प्रिटेंड करेगा कि उसका पासपोर्ट खो गया है और नीचे उतर जाएगा फ्लोर पर। जैसे ही वो उसे सीट के नीचे सर्च कर रहा होगा, इसी बीच यात्री उतर के जा चुके होंगे और ऑफिसर्स ने एक्चुअली उनकी तलाशी करना शुरू कर दी थी। उनके बैग्स, बॉडी, कपड़ों की थ्रू आउटली चेकिंग हो रही थी। ये बिली के लिए बहुत ही डरावना दृश्य था, इसीलिए वो अपनी सीट के नीचे छुप गया और अपने पासपोर्ट को ढूंढने का नाटक करने लगा। लेकिन तभी बस में उसके बगल में बैठी वो बूढ़ी आंटी ने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है। उसने उससे कहा कि वो अपना पासपोर्ट ढूंढ रहा है। उसने उसकी पॉकेट की ओर पॉइंट करते हुए कहा, आपका पासपोर्ट आपकी पॉकेट में है। पासपोर्ट का एज बाहर निकला हुआ था। बिली ने रिप्लाई किया, थैंक यू, उसके लिए उसकी हेल्प की। लेकिन एक्चुअली उसने पूरी प्लान को रूल्ड कर दिया था। थिंग्स को और वर्स्ट बनाने के लिए बस के फ्रंट में एक सोल्जर खड़ा था जो शाउट कर रहा था, चलो मूव इट मूव इट। और उस लेडी की वजह से, जिसने उसे एक्सपोज कर दिया था, बिली के पास उतरकर बस में बैठने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अब वो बहुत नर्वस हो गया था और वो जानता था कि अगर वो उसकी तलाशी लेंगे तो वो एक्सपोज हो जाएगा।
इसीलिए उसने एरिया को स्कैन करना शुरू कर दिया, अपने ऑप्शंस को एनालाइज करने की कोशिश करने लगा। लोग दो लाइन में खड़े थे, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। सबसे पहले ऑफिसर्स उनके बैग लेते और उनकी तलाशी लेते, फिर वो उनके कपड़ों और बॉडी की तलाशी लेते। जैसे ही चेकिंग हो जाती वो उन्हें बैग देकर विमान में चढ़ने को बोलते। बिली अपने सामने ये सब होते देख रहा था और सोच रहा था कि उसका एक ही चांस है कि वो बिना बॉडी सर्च किए हुए आगे निकल जाए, ताकि वो प्रिटेंड करे कि उसकी पहले ही चेकिंग हो चुकी है और बस आराम से विमान में चढ़ जाएगा। लेकिन उसे इस बात का पूरा यकीन नहीं था कि ये प्लान काम करेगा, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप चलने लगा, लाइन से आगे निकल गया। उस मोमेंट का फ़ायदा उठाने के लिए वो कोशिश कर रहा था, और जब पुलिस ऑफिसर्स किसी और की तलाशी लेने में बिजी थे तब आराम से वो आगे मूव करता है। वो एक्चुअली अपने सोल्जर पर बैग लिए हुए पहले से ही ऑफिसर के आगे निकलने में सक्सेसफुल रहा। बिली ने बैग से कुछ निकाला और उसे वापस रख दिया, ऐसा प्रिटेंड करते हुए कि उसकी पहले से ही तलाशी हो चुकी हो। फिर वो विमान की सीढ़ियों की ओर बढ़ा और बस हो गया था। वो सभी ऑफिसर से आगे निकल गया था और बाकी ऑफिसर्स उसके पीछे बाकी यात्रियों को चेक कर रहे थे। अब जब बिली ने हवाई जहाज की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए अपने पैर उठाए तो उसे लगा कि वो अपनी चाल चल चुका है, लेकिन उसी मोमेंट पे पहली सीढ़ी पर पैर रखने से जस्ट पहले एक ऑफिसर उसके पीछे आया और उसके शोल्डर को पकड़ लिया। ऑफिसर ने ब्रोकन इंग्लिश में उससे बात करना शुरू कर दिया और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? इस मोमेंट पर बिली बहुत डर गया था और उसने दूसरी ऑफिसर की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, उस ऑफिसर ने मेरी तलाशी पहले ही ले ली है। उसे पकड़े हुए ऑफिसर ने उसे सस्पिशियस नज़र से देखा और फिर दूसरे ऑफिसर की ओर टर्न किया जिसकी ओर बिली ने पॉइंट किया था, और उसे पुकारते हुए पूछा, क्या तुमने इस आदमी की तलाशी ली? कोवर्कर्स ने उनकी ओर देखा और रिप्लाई किया, नो, मैंने उसकी तलाशी नहीं ली है। उस टाइम बिली को लगा कि उसके शोल्डर पर ग्रिप और टाइट हो गई है। ऑफिसर अब और भी ज़्यादा सस्पिशियस हो गया था। उसने तुरंत उससे कहा, हाथ ऊपर करो। बिली ने रिज़ाइन करते हुए अपने हाथ ऊपर कर दिए। बस यही था, वो एक्सपोज होने वाला था। ऑफिसर ने उसकी बॉडी और कपड़ों की ऊपर से नीचे तक तलाशी शुरू कर दी। फनी बात तो ये थी कि जब उसने उसको चेक करना शुरू किया तो उसके हाथ बिली के चेस्ट और स्टमक पर गए, एग्जैक्टली वहाँ जहाँ उसने हशीश के बैग्स छुपाए हुए थे। उसको वो फील होना चाहिए थे, लेकिन ऑफिसर नीचे जाता रहा और वो बिना कुछ बोले सीधा उसके सामान के ऊपर से निकल गया। उस मोमेंट बिली को थोड़ी सी रिलीफ फील हुई, थोड़ी सी हैप्पीनेस भी। मे बी उसकी लूज जैकेट ने एक्चुअली काम किया, ऑफिसर को कुछ भी नोटिस करने से रोक दिया, स्पेशली जब बैग्स बहुत छोटे थे। ऑफिसर चेक करता रहा और फिर वापस ऊपर गया और फिर से ऊपर से उसको चेक करने लगा, और फिर सडनली वो शॉक हो गया। उसने जैकेट के नीचे कुछ फील किया। ऑफिसर ने विली की आंखों में देखा, उसे उसमें काफ़ी टेंशन दिखी। फिर क्विकली पीछे हाथ किए, अपनी गन्स निकाली और अपने साथ वाले सोल्जर को चिल्लाते हुए कहा, बोमा बोमा, जिसका मतलब है बॉम्ब। तुरंत उसके आसपास के सारे सोल्जर्स ने अपने वेपन्स निकाले और विली पर एम कर दिया। विली वहीं खड़ा रहा, हिल नहीं पाया, उसके हाथ अभी भी हवा में थे। उस मोमेंट उसको सबसे बुरा डर लगा और वो उसको वहीं शूट कर सकते थे। उसने एक भी मशल नहीं हिलाई और वो उसे शूट करने की कोई रीज़न नहीं देना चाहता था, स्पेशली जब वो सब कितने वरीड लग रहे थे। ऑफिसर ने आराम से आगे हाथ बढ़ाकर बिली की जैकेट उठाई ताकि बॉम्ब दिखे, लेकिन उसको सिर्फ छोटे छोटे हशीश के बैग्स मिले। वो अपनी टीम की तरफ टर्न होते हुए बोला, हशीश। इस पर सबने रिलीफ की सांस ली और अपने वेपन्स नीचे कर दिए। बिली को पता था कि ये नाइटमेयर की स्टार्टिंग है। ये वो मोमेंट था जिसने उसकी लाइफ को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। एयरपोर्ट के ऑफिसर्स ने बिली को पुलिस को दे दिया और पुलिस उसको इस्तांबुल के एक जेल में ले गई,
जिसको बेनॉन पाशा जेल बोलते हैं। सबसे पहले उन्होंने उसको पूरा सर से शेव कर दिया, फिर उन्होंने उसको जेल के एक वार्ड में डाल दिया। ये जेल एक डिफरेंट टाइप की जगह थी। वार्ड को बहुत से रूम में बनाया गया था और प्रिजनर्स को खुद ही वार्ड के अंदर चीज़ों को हैंडल करना होता था। गार्ड्स नॉर्मली वार्ड में एंटर नहीं करते थे। इंस्टेंट उन्होंने एक से ज़्यादा प्रिजनर्स को रूम और उस वार्ड में बाकी प्रिजनर्स को देखने के लिए अपॉइंट किया हुआ था। प्रिजनर्स को गार्ड्स ने इंचार्ज बनाया था। वो बिली को उस रूम में ले गए। उनके पास रूम की कीज़ भी थी। इमेजिन करो, एक कैदी के पास रूम की कीज़ हैं। हम इस कैदी को रिस्पॉन्सिबल कैदी बोलेंगे। वो बिली को उसके रूम में ले गया और रूम बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। जाहिर सी बात है, अक्टूबर एक ठंडा महीना है और वहाँ कोई भी हीटिंग या गर्मी का सोर्स नहीं था। उससे भी बुरा, बेड सिर्फ एक मेटल का फ्रेम था। कोई मैट्रेस नहीं, कोई ब्लैंकेट नहीं। पूरा रूम सिर्फ स्टोन और मेटल का था और अंदर सब कुछ ठंडा था। बिली ने रिस्पॉन्सिबल कैदी से पूछा, क्या ब्लैंकेट मिल सकता है? कैदी ने उसे बोला, नहीं नहीं, कुछ नहीं है, बस सो जाओ। बात करना भी डिफ़िकल्ट था। टर्किश लोग रेयरली इंग्लिश बोलते हैं और अगर बोलते भी हैं तो टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, सो वो एक प्रॉब्लम थी। लेकिन बिली ने कुछ नोटिस किया। जब रिस्पॉन्सिबल कैदी ने सेल के डोर को क्लोज किया तो उसने उसको लॉक नहीं किया। भले ही उसके पास कीज थी, मे बी लॉक टूटा हुआ था या मे बी प्रिजनर का मन नहीं था अपने पास रखी बहुत सारी कीज में से बिली के सेल की कीज ढूंढने का। एनीवे, उसने डोर लॉक नहीं किया। जेल गार्ड के जाने के बाद बिली ने अपने बगल वाले सेल से एक आवाज़ सुनी। कोई उसे बुला रहा था, बोल रहा था, हे क्या तुम मुझे सुन सकते हो? बिली सेल के डोर के पास गया और ये समझने की ट्राई करने लगा कि उसका नेबर क्या बोल रहा है, लेकिन वर्ड्स क्लियर नहीं थे। उसने लेफ्ट और राइट देखा और जब उसे देखा कि उसके सेल के बाहर कॉरिडोर में कोई नहीं है तो उसने हाथ बढ़ाया, अपने सेल के डोर को ओपन किया और नेबर सेल की तरफ बढ़ गया जिसमें वो आदमी था जो उसे बुला रहा था। जैसे ही वो करीब गया, उस आदमी ने उसे एक वुडन स्टिक दी जिसमें मेटल का हुक लगा हुआ था। एंड में बोला, लो, इसको लो। बिली कंफ्यूज था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इस आदमी के पास अपने रूम में ऐसी स्टिक क्यों है? और हाँ, जैसा कि हमने बोला, बात करना डिफ़िकल्ट था। वहाँ ऑलमोस्ट कोई भी अच्छी इंग्लिश नहीं बोलता था, लेकिन बिली ये समझने में सक्सेसफुल रहा कि वो आदमी उसे क्या बोल रहा है। वो आदमी बोल रहा था कि कॉरिडोर के एंड में एक और रूम है और उसमें ब्लैंकेट्स हैं और वो उसको स्टिक दे रहा था ताकि वो जाकर उन दोनों के लिए कुछ ला सके। बिली अभी भी पूरी तरीके से नहीं समझ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसको एक ब्लैंकेट की नीड थी। इसीलिए उसने स्टिक ली और उस रूम की तरफ चल पड़ा जिसकी तरफ उसके नेबर ने पॉइंट किया था। जाहिर सी बात है, पूरी जगह डार्क थी और वो मुश्किल से अपने सामने देख पा रहा था। बिली उस रूम में पहुंच गया जहां ब्लैंकेट्स रखे हुए थे, लेकिन डोर क्लोज था। इसीलिए बार्स के बीच से उसने स्टिक को बाहर निकाला और ब्लैंकेट को अपनी तरफ खींच लिया और वो क्विकली 2 ब्लैंकेट्स लेने में सक्सेसफुल रहा और अपने रूम में वापस चला गया। नेचुरली उसने एक ब्लैंकेट अपने नेबर को दिया, फिर क्विकली अपने रूम में वापस आ गया, अपने आप को अपने ब्लैंकेट से कवर किया और खुद को मेटल के बेड पर फेंक दिया। वो इतना थका हुआ था कि जैसे ही उसने रूम के दरवाजे को बंद किया, उसकी आंखें बंद हो गई। वो डीप स्लीप में चला गया। लेकिन उस टाइम इंचार्ज प्रिजनर, जिसको गार्ड ने वार्ड को मैनेज करने के लिए अपॉइंट किया था, कॉरिडोर से चलता हुआ दिखाई दिया। मे बी उसको गार्ड का रोल प्ले करना, दूसरे प्रिजनर्स को चेक करना पसंद था। जब वो बिली के रूम के पास से गुजरा और उसको सोते हुए और ब्लैंकेट से कवर्ड देखा तो वो बहुत गुस्सा हो गया और चिल्लाते हुए रूम में एंटर हुआ। बिली शॉक हो गया और कंफ्यूज हो गया कि इंचार्ज प्रिजनर ने इतने फोर्सफुली ब्लैंकेट छीनने की ट्राई की, लेकिन बिली ने रेसिस्ट किया और उसको टाइटली पकड़ लिया। वो ब्लैंकेट को खींचने लगे, दोनों कोशिश करने लगे कि ब्लैंकेट को अपनी तरफ खींच ले। बिली गुस्सा हो गया और उसने खुद से सोचा कि वो ब्लैंकेट क्यों छीनने की कोशिश कर रहा है,
ये सिर्फ एक ब्लैंकेट है और कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता है क्या? जब वो अभी भी उसके उठाने की ट्राई कर रहा था, बिली ने अपनी मुट्ठी बंद की और प्रिजनर के फेस पर पंच किया। वो आदमी उस पर चिल्लाने लगा, लेकिन वो टर्किश में बोल रहा था, सो बिली को पता नहीं था कि वो क्या बोल रहा है। प्रिजनर बहुत ही जल्दी सेल से बाहर आया और थोड़ी देर बाद वो 2 जेल गार्ड को साथ लेकर आ गया। गार्ड्स ने बिली को पकड़ा और उसके सेल के बाहर खींच लिया। उसी मोमेंट बिली को डर लगा। उसको पता नहीं था कि वो उसके साथ क्या करने वाले हैं। उन्होंने उसको वार्ड से बाहर निकाला और जेल के एक बेसमेंट में ले गए। उसको ये भी नहीं पता था कि वो अब उसे कहाँ ले जा रहे हैं। बेसमेंट के अंदर एक रस्सी बंधी हुई थी और उसको तब तक खींचना था जब तक कि वो उल्टा लटक ना जाए। तभी बिली को रियलाइज़ हुआ कि ये क्लियरली एक पनिशमेंट रूम है। एक डिसिप्लिन रूम था। फिर एक थर्ड गार्ड आया जो बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग आदमी था। बाद में बिली को पता चला कि उसका नाम हमीद था। हमीद जेल के सिक्योरिटी पीपल को हेड करता था और उसके पास एक मोटा डंडा था। उसने उसको उठाया और बिली के लेग्स पर मारना शुरू कर दिया। बिली चिल्लाया और रिक्वेस्ट की, नो प्लीज़, लेकिन हमीद ने कोई दया नहीं दिखाई। वो मारता रहा और मारता रहा और मारता रहा, जबकि बिली दर्द से चिल्ला रहा था। बिली को एग्जैक्टली पता नहीं था कि उसको उस बेसमेंट में कितनी देर तक पीटा गया था, लेकिन जब वो उसको वापस उसके सेल में ले गए तो वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा था। उसको घसीट कर ले गया। उसके बाद के डेज में भी वो मुश्किल से अपने पैरों पर चल पा रहा था। बिली 23 साल का था और पहले कभी जेल नहीं गया था। नेचुरली ऐसी जगह पर होना एक शौक था। उसको जल्द से जल्द ये सीखना था कि ऐसी सिचुएशन में कैसे जिया जाए, कैसे एडजस्ट किया जाए और कैसे सरवाइव किया जाए। उसको ये जानने की ज़रूरत थी कि कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए, कब अपनी बात पर स्टैंड करना चाहिए और कब चुप बैठ जाना चाहिए। उसको इस वर्ल्ड के रूल्स को समझने थे, लेकिन सबसे बुरी बात तो ये थी कि वो एक फॉरेन कंट्री में था। बात करना अनबिलीवेबल डिफ़िकल्ट था। उसको मुश्किल से कोई ऐसा पर्सन वहाँ मिला जो उसको समझ पाता। अगले कुछ दिनों तक उसको जेल के एडमिनिस्ट्रेटर से पता चला कि उसको बहुत जल्द ट्रायल शुरू होने वाला है। उन्होंने उसको बाहर किसी से कांटेक्ट करने का चांस दिया। ऑफ कोर्स 1970 में इंटरनेशनल फ़ोन लाइंस नॉर्मल लोगों के लिए अवेलेबल नहीं थी, सो अमेरिका में अपनी फैमिली को कॉल करना नामुमकिन था। उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, एक लेटर लिखना। इसीलिए उसने अपने फादर को लेटर लिखकर अपनी सिचुएशन और अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया। उसने जो गलतियाँ की थी उसके लिए उसको बहुत शर्म फील हो रही थी। उसको ये भी नहीं पता था कि उसको क्या बोलना है, क्या कैसे एक्सप्लेन करना है। वो जानता था कि ये न्यूज़ उसकी फैमिली को बहुत हर्ट करेगी, उन्हें दुख, दर्द और शर्मिंदगी महसूस कराएगी, लेकिन बिली के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। उसके पास इस दुनिया में अपने माँ बाप के अलावा और कोई नहीं था। इसीलिए भले ही उसके फादर को ये न्यूज़ मिलने पर बहुत गुस्सा आया, डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन वो अपने बेटे को देखने के लिए लेटर में मिले 1 वीक के अंदर ही इस्तांबुल चले गए। उन्होंने जेल में बिली से ओपन हार्टेडली मुलाकात की। वो इस्तांबुल में अमेरिकन कंसल्टेंट को भी अपने साथ ले गए। बिली भले ही अपने फादर को देखकर बहुत खुश था, लेकिन उसे पता था कि उसने कितना गलत काम किया है। तीनों फादर, सन और कंसल्टेंट साथ में बैठते हैं। जब बिली ने डिटेल में बताना शुरू किया कि क्या हुआ था, उस मीटिंग के कुछ दिनों के बाद बिली को 4 साल और 2 महीनों की जेल की पनिशमेंट मिली। एक्चुअली ये पनिशमेंट एक्सपेक्टेड थी। एक्चुअली ड्रग्स के स्मगलिंग की ट्राई करते हुए पकड़े गए किसी भी पर्सन के लिए ये बहुत ही मामूली पनिशमेंट मानी जाती है। लकीली बिली के फादर के द्वारा अपॉइंट किए गए लॉयर ने सक्सेसफुली आर्ग्यू किया कि उसके पास जो अमाउंट थी वो उसको ड्रग स्मगल के रूप में क्लासीफाई करने के लिए बहुत कम थी। एज अ रिजल्ट उस पर स्मगलिंग नहीं बल्कि हशीश या इल्लीगल थिंग की पोजेशन का चार्ज लगाया गया, और ये अपने आप में एक बड़ा रिलीफ था। अगर उस पर स्मगलर के रूप में केस चलता तो पनिशमेंट
बहुत हार्श होती, इसीलिए सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से 4 साल और 2 महीने एक अच्छी पनिशमेंट थी। लेकिन फिर भी हम एक 23 साल के यंग लड़के की बात कर रहे हैं। अब बिली के पास 2 रास्ते थे, या तो वो उस जेल में अपनी पूरी सजा को निभाए या फिर जेल तोड़कर भाग जाए। लेकिन बिली ने सबसे पहले अपनी लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम की वजह से बात करने में जो दिक्कत हो रही थी उसे ठीक करने का सोचा। इसीलिए अगले कुछ महीनों तक उसने अपना बहुत सारा टाइम टर्किश लैंग्वेज सीखने में बिताया। यहाँ वहाँ से एक वर्ड सीखता रहा और धीरे धीरे वो लैंग्वेज सीखने में सक्सेसफुल हो गया। फाइनली बाकी कैदियों के साथ अच्छी कम्युनिकेशन करने में केपेबल हो गया। उस दौरान बहुत सारे कैदी जेल से भागने के आइडिया के बारे में बात कर रहे थे, भागने के रास्तों के बारे में बोल रहे थे और पकड़े जाने से कैसे बचेंगे ये भी सोच रहे थे। इस टॉपिक पर हर तरीके का डिस्कशन चल रहा था। कुछ कैदी के पास इस्तांबुल के मैप्स भी थे और वो कंटिन्यूअसली इस्तांबुल को ग्रीस से कनेक्ट करने वाली ट्रेन की ये स्पेशल टाइट सिक्योरिटी वाली जेल थी। ये कोई नॉर्मल जेल नहीं थी। यहाँ सबसे बुरे लोगों को रखा गया था। सबसे बुरे किलर्स, रेपिस्ट, ड्रग स्मगलर्स शामिल थे, इसीलिए सिक्योरिटी बहुत ही टाइट थी। उससे भी बुरी बात तो ये थी कि जेल के अंदर हमेशा प्रॉब्लम होती रहती थी। कैदियों के बीच फाइट्स, झगड़े और वॉयलेंस बहुत ही आम बात थी। कभी कभी चीज़ें खूनी टकराव में बदल जाती थी। कुछ कैदियों के पास चाकू और शार्प चीज़ें थीं जो उसे अपने दुश्मनों पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल करते थे। टर्की के जेल में एक बहुत ही अजीब चीज़ थी। किसी के भी पिछवाड़े पर चाकू मारना यहाँ बहुत इंसल्टिंग माना जाता था और अपने दुश्मनों को नीचा दिखाने का ये एक तरीका था। कुछ दिन और महीने बीत जाते हैं और देखते ही देखते साल बीत जाता है। बिली अभी भी जेल में था। उसका पूरा जीवन इस टाइम के दौरान भागने के आइडिया के बीच गुजर रहा था। वो हमेशा सोच रहा था कि वो इस जेल को कैसे तोड़कर भागेगा। उस पीरियड के दौरान बिली को बारकोरिक पैस्ट्रिक नाम के एक हॉस्पिटल के बारे में पता चला, जो जेल और हॉस्पिटल का मिक्स था। एक मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट जहां वो मेंटली इल क्रिमिनल्स को भेजते थे। टर्की के लॉ के हिसाब से अगर आप मेंटली सिक और क्रिमिनल दोनों हैं तो आपको वहां भेजा जाता है। बिली ने अपने साथ वाले प्रिजनर से सुना था कि इस हॉस्पिटल से भागना आसान है, सिक्योरिटी नॉर्मल जेल्स के इतनी टाइट नहीं है। तभी बिली ने अपना प्लान बनाना शुरू किया। वो उनको कन्विंस करने की ट्राई करने लगा कि वो मेंटली सिक है। यहाँ पर बिली के क्लोज फ्रेंड पैट्रिक, जिसका हमने पहले जिक्र किया था, उसका रोल आता है। पैट्रिक कभी कभी जेल में बिली से मिलने इस्तांबुल जाता था। उन मुलाकातों में से एक के दौरान बिली ने पैट्रिक को हॉस्पिटल के बारे में बताया और उसने कहा कि वो उस हॉस्पिटल में जाएगा और वहाँ से जेल तोड़कर भाग जाएगा। वो इस बारे में फ्रीली बात कर सकते थे क्योंकि भले ही गार्ड्स आसपास खड़े थे, लेकिन वो जानता था कि वो इंग्लिश नहीं समझते हैं। इसीलिए उसने ओपनली बात की और उसने एक्सप्लेन किया कि वो जेल के गार्ड को कन्विंस करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर को अपने मेंटली सिक होने के बारे में बताएगा और उस हॉस्पिटल में चला जाएगा। पैट्रिक ने इस आइडिया को सपोर्ट किया और बिली से बोला कि वो हेल्प करेगा। दोनों फ्रेंड इस बात पर एग्री हुए कि बिली के भाग जाने के बाद पैट्रिक कार में उसका वेट करेगा और फिर वो टर्की से ग्रीस चले जाएंगे। लेकिन प्लान सक्सेसफुल होने के लिए उनके डॉक्यूमेंट्स और आईडी कार्ड चाहिए थे जो उनको बॉर्डर क्रॉस करने में हेल्प करेंगे। इसीलिए उन्होंने काम डिवाइड किए। पैट्रिक का काम किसी तरीके से फेक आईडी हासिल करना था, जबकि बिली का काम जेल के एडमिनिस्ट्रेटर को ये यकीन दिलाना था कि वो मेंटली सिक है। बिली को लगा कि उसका मिशन बहुत आसान है। अगले कुछ दिनों में वो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करने लगा। वो अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगा, गार्ड्स और बाकी कैदियों पर चिल्लाने लगा और रैंडम कुछ भी बोलने लग गया। फाइनली एडमिनिस्ट्रेटर ने उसकी बात थोड़ी बहुत मान ली और उस हॉस्पिटल के 3 डॉक्टर के सामने उसको बिठा दिया। बिली ने एक्टिंग कंटिन्यू रखी और ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दी। उसने एक पागल आदमी का रोल ऐसे निभाया कि जैसे मानो वो सचमुच में पागल हो। डॉक्टर्स भी थोड़ा बहुत मानने लग गए कि वो पागल है क्योंकि बिली टेबल पर चढ़कर कूदने लग गया। डॉक्टर के सर पर
तबला बजाने लग गया। एंड में उनको ये यकीन हो गया कि ये मेंटली ठीक नहीं है और उन्होंने उसे उस जेल कम हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करने का डिसाइड किया। ये कोई परमानेंट ट्रांसफ़र नहीं था, बस उसके बिहेवियर को मॉनिटर करने के लिए, उसकी मेंटल कंडीशन को कंफर्म करने के लिए उसे टेम्पररी ट्रांसफ़र किया गया। इम्पॉर्टेंट बात तो ये थी कि बिली को वो मिला जो वो चाहता था। वो उस हॉस्पिटल में जाने के बाद बहुत खुश हो गया और उसका दोस्त पैट्रिक भी फेक डॉक्यूमेंट्स और आईडी कार्ड जमा करने लग गया। लेकिन जैसे ही बिली ने उस हॉस्पिटल कम जेल में एंटर किया, उसको ये रियलाइज़ हुआ कि ये जगह बहुत ही क्रेजी है। वो भागने पर इतना फोकस्ड था कि उसने कभी ये सोचना ही नहीं कि पैट्रिक जेल के अंदर एक्चुअली क्या होगा। और ये जगह अपने नाम की तरह प्रिजनर्स को कंप्लीटली टेरिबल कंडीशन में कर देती थी। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, दूसरे लोग बस इधर उधर घूम रहे थे, कुछ लोग छत को घूरते हुए खड़े थे। ये लोग सिर्फ मेंटली सिक नहीं थे, वो क्रिमिनल्स भी थे, किलर्स, रेपिस्ट और सीरियस डेंजरस लोग थे। ये प्रिजनर्स पागलपन और क्राइम का मिक्स था और ये बात उनको एक्चुअली डेंजर बनाती थी। ये एक ऐसा मिक्स था जिसके अराउंड कोई भी नॉर्मल आदमी नहीं रहना चाहेगा। प्रिजनर्स में से एक हर जगह बिली को फॉलो कर रहा था, उसकी तरफ पॉइंट करता था और उसे एक सिगरेट लेने की ट्राई करता था। सिगरेट रिपीट करता था। यह आदमी 24/7 बिली से चिपका रहता था। एक और प्रिजनर जेल में जज बनने का एक्टिंग करता था और वो ऐसे एक्ट करता था जैसे वो कोर्ट रूम में अदर प्रिजनर पर केस चला रहा हो। वो उसके साथ चलते थे और जैसे ही वो किसी प्रिजनर पर सजा सुना देता, वो सारे मिलकर रोने लग जाते थे। वो सब अपने अपने छोटे से शो में जी रहे थे। एक डिफरेंट ग्रुप रूम के बीच में एक पोल के अराउंड सर्कल लगाते थे, बिना किसी रीजन के उसके अराउंड घूमते रहते थे। इस जगह का हर एक आदमी पीछे वाले आदमी से ज़्यादा पागल था। उस मोमेंट बिली को अपना पूरा प्लान फेल होता हुआ दिखाई दे रहा था। उसको यकीन भी नहीं हो रहा था कि वो ऐसी जगह पर कैसे सरवाइव कर पाएगा। ये अब तक की सबसे क्रेजी जगह थी जो उसने अपनी लाइफ में कभी देखी थी, लेकिन एटलीस्ट एक होप की किरण होती थी। यहाँ से भागना डेफिनेटली कहीं ज़्यादा आसान था। जब बिली ने पहली बार उस जेल या हॉस्पिटल की दीवार देखी तो उसने देखा कि इसकी हाइट बहुत ही कम है और कई ज़्यादा उस दीवार पर क्रैक्स भी हैं जिस पर वो आसानी से चढ़ सकता है। वहाँ पे सिक्योरिटी या गार्ड्स भी बहुत ज़्यादा नहीं थे क्योंकि ये पहले एक हॉस्पिटल था और फिर बाद में इसे जेल बना दिया गया था। जैसा हमने आपको पहले बोला, पैट्रिक का मिशन था बेली के लिए फेक आईडीज और डॉक्यूमेंट अरेंज करना ताकि वो बॉर्डर क्रॉस कर सके। पैट्रिक अमेरिका से काफ़ी पैसे लेकर आया था और ये पैसे उसे यूज़ करना था फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। इसके लिए वो क्रिमिनल्स को चुनता है जो उसकी फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने में मदद करेंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन बेली को जेल में एक लेटर मिला उसके फादर का और उसमें लिखा था पैट्रिक इस्तांबुल के होटल में डेड मिला। उसके चेस्ट में नाइफ मारा गया था। पैट्रिक को पता था कि उसके पास पैसे हैं और क्रिमिनल्स ने उसे मार दिया ताकि वो उसके पैसे लूट सके। बेली गिल्ट से टूट गया। उसको लगा कि उसकी वजह से उसका सबसे क्लोज दोस्त मारा गया है। अब उसको मेंटल हॉस्पिटल में पागल बनने की एक्टिंग करने की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो सच में थोड़ा थोड़ा पागल हो चुका था। 1 महीने बाद जब उसका ऑब्जर्वेशन पीरियड ख़त्म हुआ तो इस बार उसने सच बोल दिया कि वो पागल नहीं था, इसीलिए उसको वापस जेल में भेज दिया गया। उसने सोचा कि वो अपनी पनिशमेंट पूरी करेगा। अभी सिर्फ 2 साल ही बचे थे, लेकिन 54 दिनों के बाद बेली के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। एक दिन उसकी जेल में अमेरिकन लॉयर्स आए जिन्होंने उसे बताया कि टर्की सुप्रीम कोर्ट ने उसका चार्ज चेंज कर दिया है। अब ड्रग स्मगलिंग के लिए 30 साल की सज़ा बेली को सुना दी गई है। बेली का दिमाग घूमने लग गया। अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचा, वो था जेल से भागने का। उसको इमराइल जेल भेज दिया गया क्योंकि उसकी सज़ा 30 साल की हो गई थी, तो उसका प्रिजन भी चेंज किया गया। ये जेल एक टापू पर बना हुआ था जो कि समुंदर से घिरा हुआ था, मतलब भागना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन ये एक लेबर कैंप जैसी थी जहाँ प्रिजनर्स को काम की फ्रीडम थी।
बेली ने देखा कि कैदियों को जेल में ले जाने के लिए बोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही साथ वहाँ कुछ छोटी वुडन बोट्स भी होती थी जो खाली वापस जाती थी। उसने सोचा ये उसका चांस हो सकता है। 2 अक्टूबर 1975 समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। ये बात बेली के साथ जेल के बाकी लोगों को भी पता था, इसीलिए बोट्स को टापू पर ही रोक दिया गया था। बेली ने फैसला किया कि आज की ही रात वो इस जेल से भाग जाएगा। रात को जब सब कुछ शांत हो गया तब बेली समझ गया कि यही सही समय है। वो छुपकर फैक्ट्री एरिया से कोस्ट की तरफ निकलता है। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए वो अपने घुटनों के बल रेंगते हुए आगे बढ़ता है और पानी की तरफ चले जाता है। पानी में छलांग लगाने के बाद वो उसमें तैरने लगता है। ठंड बहुत ज़्यादा थी। बेली को पता था कि वो मर भी सकता है, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो स्विम करते करते एक छोटी बोट तक पहुंच गया और खुद को संभालते हुए वो बोट पर चढ़ गया। उसके बाद वो रस्सी को काट देता है और बोट को अलग कर देता है। तभी उसने सुना कि बड़ी बोट से कोई विंडो खुला। एक आदमी ने सिर बाहर निकाला। बेली फ्रीज हो गया। अगर वो आदमी नीचे देखता तो गेम ओवर था, लेकिन उसने सिर्फ थूक कर विंडो बंद कर ली। बेली ने थोड़ी देर वेट किया और जब श्योर हो गया कि सब कुछ सेफ है तब वो आगे के लिए बढ़ा। सबसे करीब कोस्ट बुर्सा प्रोविंस में था। एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं पता था, लेकिन बेली ने मैप देख के साउथ का गेस लगाया और वही डायरेक्शन में बोट को चलाने लग गया। बेली के हाथ पांव अब काम करना बंद कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। उसकी सांसें फूल रही थी, लेकिन फिर भी उसने डिसाइड किया कि या तो वो शहर तक पहुंचेगा या तो मर जाएगा। कोई तीसरा ऑप्शन नहीं था। सुबह उसने दूर कोस्ट लाइन देखी। हिम्मत और बढ़ गई। बेली और तेज चलने लगा। जब उसने तेजी से नाव को चलाया तब उसने देखा सामने शहर दिख रहा है, तो उसने खुद को विनर फील किया। 5 साल बाद उसने पहली बार आज़ादी महसूस की, लेकिन उसे पता था ये आज़ादी तभी बचेगी जब वो और दूर बढ़ेगा। कोस्ट से उसने लोकल से कंफर्म किया कि ये बुर्सा ही है। टर्किश आती थी, इसीलिए हेल्प मिल गई। टैक्सी ली, सेंट्रल बुर्सा गया। वहाँ से इस्तांबुल की बस पकड़ी। हिल्टन होटल गया, जहाँ उसका एक अफगानी दोस्त काम करता था, जिसने उसे पहले ही एस्केप प्लान बताया था, लेकिन स्टाफ ने बताया कि वो दोस्त कुछ टाइम पहले अफगानिस्तान चला गया है। बेली के लिए ये बड़ा झटका था और वो थक भी गया था। होटल में उसने रूम लिया, आराम किए और फिर मैप के जरिए ग्रीस के रूट को देखा और शुरू किया फिर से चलना। प्लान था इस्तांबुल से एड्रेन प्रोविंस तक जाना, फिर मर्स्टिंग रिवर्स क्रॉस करके ग्रीस घुसना। बॉर्डर पे सोल्जर्स थे, लेकिन ये एरिया ज़्यादा गार्डेड नहीं था। बेली छुपके से आगे बढ़ता रहा। नीचे गटर जैसा एरिया था जहाँ वो छुप गया। जैसे ही वो चढ़ने लगा उसने पैरों की आवाज़ सुनी। 2 गार्ड्स उसके ऊपर से गुजरे। अगर 1 सेकंड लेट होता तो पकड़ा जाता। जब रास्ता क्लियर हुआ तो वो रिवर की तरफ बढ़ने लगा। उसने पानी की आवाज़ को फॉलो किया और जैसे ही उसे रिवर दिखी, बिना कुछ सोचे समझे वो उसमें कूद गया और स्विम करते करते दूसरी तरफ पहुंच गया। अज्यूम किया कि ये ग्रीस है, लेकिन कंफर्म नहीं था। दूसरी तरफ जंगल था और जंगल में जैसे ही वो घुसा उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। ये एक्चुअली ग्रीस मिलिट्रियन पोस्ट थी। एक गार्ड ने उसे देख लिया और उसके ऊपर गन तान दी और चिल्लाने लगा। बेली हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दिया। लैंग्वेज अलग थी। तब वो समझ गया कि ये टर्की नहीं ग्रीस है। उसने स्माइल किया और ज़मीन पर गिर गया और गिरकर हंसने लगा। उसने फ्रीडम को फील किया। ग्रीस ने उसे 2 हफ्तों तक कस्टडी में रखा। मिलिट्री इन्फो के लिए क्वेश्चन किए। जब कंफर्म हो गया कि वो सिर्फ एक भागता हुआ प्रिजनर है तो उन्होंने अमेरिका अथॉरिटी से कांटेक्ट किया। बेली को फ्रैंकफर्ट भेज दिया गया। फिर 24 अक्टूबर 1975 को उसे अमेरिका भेज दिया गया। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उसका हीरो जैसे वेलकम हुआ। मीडिया, फैमिली सब उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसका इंटरव्यू भी लेना शुरू किया गया। पब्लिक में ओपनली अपनी कहानी उसने सुनाना शुरू की। वो अपनी कहानी ऐसे सुना रहा था जैसे बहुत बड़ा काम करके आया हो। पहले ही इंटरव्यू में उसने बुक अनाउंस की, मिडनाइट एक्सप्रेस। बुक 1977 में आई और 1978 में उसी नाम से फिल्म बनी। फिल्म में कहानी को ड्रामेटिक और ट्विस्टेड बना दिया, रियलिटी से अलग। एस्केप पार्ट भी कंप्लीटली फिक्शन था। फिल्म ने टर्की को बहुत नेगेटिव दिखाया।
इस वजह से टर्की अमेरिका के रिलेशन खराब हो गए। बेली ने भी बोला कि फिल्म सच्ची नहीं है। बहुत टर्किश लोग उसके साथ अच्छे थे, लेकिन उनका कोई जिक्र नहीं किया गया। फिल्म ने टर्की के टूरिज्म को भी इम्पैक्ट किया। ये टेंशन सालों तक चला। बाद में बिली ने कई इंटरव्यूज में माफ़ी भी मांगी और कहा कि उनका मकसद टर्की को हर्ट करना नहीं था। 2007 में टर्की पुलिस ने बिली को इस्तांबुल आने का इनविटेशन दिया। बिली ने अपने दोस्तों से और लॉयर से इसके बारे में पूछा, लेकिन वो लोगों ने मना किया और बिली को कहा कि तुम अरेस्ट भी हो सकते हो। लेकिन बिली फिर भी वहां गया ताकि कोई भी रिग्रेट बाद में ना बचे। टर्किश मीडिया ने ये न्यूज़ चल गई कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जहां बिली ने ओपनली माफ़ी मांगी और कहा कि वो टर्की और उसके लोगों की इज्जत करते हैं। उस विजिट के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। लोगों ने माफ़ कर दिया। अब वो पुरानी फिल्म कंट्रोवर्सी खत्म हो गई। आज बिली जिंदा है और 77 साल के हो चुके हैं। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।